everyone, welcome to Judiciary Gold. This is Shivani, Product Director Academics. तो जैसे कि हमने लास्ट सेशन लिया था उसमें हमने हिमाचल प्रदेश की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, जो वैकेंसीज आउट हुई थी, उनके पैटर्न और उनके स्कीम के बारे में बात करी थी। तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि नेक्स्ट सेशन में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले तो कि आपको आपका रूटीन क्या होना चाहिए, आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, आपका मार्क्स बाइफर्केशन क्या होगा, व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी। तो आज के इस पूरे सेशन के अंदर हम इन सारी चीजों पे बात करने वाले हैं क्योंकि आपके पास समय बहुत लिमिटेड है। जो आपका पेपर है प्रीलिम्स का वो 2 मार्च को है एंड टेंटेटिवली आपका जो मेंस का पेपर है वो 30 मार्च और 1 अप्रैल वो डेट दी गई है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो आपको प्रीलिम्स और मेंस के लिए साथ में तैयारी करनी होगी। तो यहाँ पर आपको प्रीलिम्स की भी तैयारी साथ में करनी है, मेंस को भी साथ में लेकर चलना है, लेकिन कितना टाइम डिवोट करना है प्रीलिम्स के लिए, कितना टाइम डिवोट करना है मेंस के लिए, ऐसी काफी सारी क्वेरीज हमारे पास स्टूडेंट्स की आ रही है जो बच्चे एग्जाम के लिए अपेयर करने वाले हैं। और क्योंकि नोटिफिकेशन जो है वो ऐसे टाइम पर आया है जहां पर अभी कोई और स्टेट का नोटिफिकेशन नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे बच्चे पेपर देने के लिए जा रहे हैं। तो ये मान के चलिए कंपटीशन ज्यादा होगा, इसलिए आपकी तैयारी भी सबसे अच्छी होनी चाहिए। आपको दोनों एग्जाम्स के लिए, दोनों स्टेजेस के लिए इक्वली प्रिपेयर करना है, क्योंकि अगर आप मेंस पे फोकस करोगे तो जो आपका फर्स्ट स्टेज है वो हैम्पर नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि दोनों ही स्टेजेस के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर सके। तो ठीक है, इसी के साथ लेट्स स्टार्ट। हम एक एक करके पहले मार्क्स का बाइफर्केशन समझेंगे। सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2, आपका क्रिमिनल लॉ में कितना पोर्शन आपको आएगा, मार्क्स का बाइफर्केशन क्या होगा, आपको किन चीजों का ध्यान करना है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नॉन नेगोशिएबल है जो आपको पढ़कर ही जानी है, इसके साथ साथ लैंग्वेज पेपर की तैयारी कैसे करनी है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे सिविल लॉ 1 में आपने देखा, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है जजमेंट राइटिंग, प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट। तो ये जो तीनों टॉपिक्स हैं, पिछले साल इनसे क्वेश्चंस नहीं आए थे लेकिन उससे पहले ये पूछे जा चुके हैं। तो ये क्योंकि इनका जो वेटेज है मार्क्स का वो काफी ज्यादा होता है, इसीलिए आपको इनका पूरा जो स्ट्रक्चर है, जो फॉर्मेट है वो अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम कोर्ट में एक्चुअल, जैसे आपने आरजीएस और एमपी के लिए भी तैयारी करी होगी, तो वहां पर जो जजमेंट राइटिंग का पैटर्न आता है, बस यहाँ पर थोड़ा प्रिसाइजली लिखना होता है, तो उस फॉर्मेट को आप फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए हम सेशंस लेकर आएंगे बहुत जल्द, जिसमें हम जजमेंट राइटिंग, प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये तीनों टॉपिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़कर जाने हैं। भले ये लास्ट ईयर नहीं पूछे गए बट ये पूछे जा सकते हैं, इनकी बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस बार ये आपसे पूछे जाए। ठीक है, इसके साथ ही सिविल प्रोसीजर कोड, ये 70 मार्क्स का, इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट, थ्योरेटिकल, डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिलेंगे, प्लस हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ठीक है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस को लिखने का तरीका क्या होता है। यहाँ पर पेपर थोड़ा लेंदी होता है। अगर मैं सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2 की बात करूं तो यहाँ तो पेपर आपको कंप्लीट करने में परेशानी होती ही है, क्योंकि क्वेश्चंस टेक्निकल भी होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड भी होते हैं। बट सबसे ज्यादा जो लेंदी होता है पेपर वो होते हैं क्रिमिनल लॉ का, क्योंकि वहां पर आपको 30 से 35 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो ऐसे में टाइमली क्वेश्चंस को कंप्लीट करना, टाइमली पेपर को कंप्लीट करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो इसीलिए ये जो मार्क्स का बाइफर्केशन है, इसके हिसाब से आपको पढ़ते हुए चलना है, उतना उतना टाइम आपको डिवोट करना है बेस्ड ऑन द बाइफर्केशन दैट आई हैव रिटन हियर। उसके हिसाब से आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को उतना फोकस दोगे, उतना टाइम दोगे। ठीक है, तो जैसे ये प्रोसीजरल लॉ है, सिविल प्रोसीजर कोड, यहाँ से आपको 65 टू 70 मार्क्स के क्वेश्चंस बिल्कुल यहाँ पर मिलेंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट में आपको 70 मार्क्स का पेपर मिलेगा। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 20 टू 30 मार्क्स। ये बाइफर्केशन टेंटेटिव है, क्यों? क्योंकि हर बार ये क्वेश्चंस किसी से ज्यादा किसी से कम देते हैं, इसलिए हमने टेंटेटिवली कितना आ सकता है आपको ये यहाँ पर मेंशन किया है। एचपी स्टैम्प एक्ट, एचपी कोड्स एक्ट, ये 10 मार्क्स, 10 एंड 20 मार्क्स, ये बाइफर्केशन हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी के साथ हिंदू लॉ 50 मार्क्स, लिमिटेशन एक्ट 50 मार्क्स, कॉन्ट्रैक्ट 50 टू 60 मार्क्स, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 25 मार्क्स, एचपी रेंट कंट्रोल 40 मार्क्स। अब जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में भी बात करी थी, आपका जो एचपी रेंट कंट्रोल है ये एक ऐसा लोकल लॉ है जहां पर सबसे ज्यादा आपसे, एक तो यहाँ पर मार्क्स का वेटेज बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर जो क्वेश्चंस है ना आपसे, इवन प्रीलिम्स में भी, प्रीलिम्स में आपको यहाँ पे ट्रू और फॉल्स,
स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, असर्शन वाले क्वेश्चंस, ये यहाँ से बहुत मिल जाते हैं। एंड मेंस में भी क्वेश्चन सबसे डायरेक्ट ही पूछे जाएंगे, लेकिन ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 40 मार्क्स का वेटेज है इस पर्टिकुलर एक्ट के लिए। इसके साथ ही हम आते हैं क्रिमिनल लॉ पे। तो क्रिमिनल लॉ में आपका जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है 50 मार्क्स, 50 मार्क्स का बाइफर्केशन है। इंडियन पिनल कोड 50 मार्क्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 20 मार्क्स, फॉरेस्ट एक्ट 30 मार्क्स, वाइल्ड लाइफ एक्ट एंड एक्साइज एक्ट 20 मार्क्स। अब आप यहां पर देखिए, मैंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लिखा हुआ है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में क्योंकि चैप्टर 17 से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चैप्टर 17 को हाईलाइट किया हुआ है। अब उस सिचुएशन में आपको सबसे पहले तो एनआईए के लिए, क्योंकि ये स्पेसिफिकली मैंने क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को डायरेक्ट किया है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आपसे केसेस, केस लॉ, रीसेंट प्लस लैंडमार्क, साथ में आपसे बहुत ज्यादा अमेंडमेंट को लेकर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए एनआईए, क्योंकि 20 नंबर मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, तो स्कोप बहुत ज्यादा है कि आपसे क्वेश्चन केस लॉ, रीसेंट केस लॉज, इनसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही पॉक्सो 5 मार्क्स, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 5 मार्क्स, जेजा एक्ट पॉश 5 मार्क्स। अब इसी के साथ यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि मॉड्यूल ऑन जुडिशियल सेंसिटिविटी एंड इसी के साथ ही यहाँ पर जो गाइडलाइंस दी हुई है, लेटेस्ट जजमेंट्स की जो गाइडलाइंस दी हुई है, वो जो पर्टिकुलर टॉपिक है वहां से क्वेश्चन एज सच अभी तक पूछा नहीं गया है, बट इस साल वो क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट करके जाना है। यहां से आपसे 10 से 15 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसीलिए भले लास्ट ईयर भी उन्होंने ये मॉड्यूल दिया हुआ था, बेल गाइडलाइंस वगैरह पढ़ने के लिए बोला था, वहां से क्वेश्चन नहीं आया था, बट स्टिल बेल एप्लीकेशंस वगैरह, बेल गाइडलाइंस, ये सब आप पढ़कर जाएंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। इसी के साथ अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स का जो नेक्स्ट क्वेरी था, वो ये था कि हमें कितने मार्क्स के लिए कितने वर्ड लिमिट्स लिखना है। क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आप जब स्ट्रक्चरिंग कर रहे हो किसी आंसर की, तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि मुझे कितना क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछा है, चाहे वो हाइपोथेटिकल हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट बेस्ड हो, या फिर वो डायरेक्ट डेफिनेशन वगैरह पूछ ली हो, वहां पर मुझे वर्ड लिमिट कितनी लिखनी है, ये क्लैरिटी आपको होना बहुत जरूरी है। आप अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है, स्टिल अगर आप उसे अपने वर्ड्स में, अपने आंसर्स में लिख रहे हैं, आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपने ये ध्यान नहीं रखा तो आपका पेपर छूटने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। एंड हिमाचल में मेंस में जनरली बच्चों के साथ यही होता है, क्वेश्चंस छूट जाते हैं। एंड क्रिमिनल लॉ के पेपर में सबसे ज्यादा यही होता है कि आप पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते। एंड अगर आपने पेपर कंप्लीट कर लिया तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप सबसे पहले तो इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, और एग्रीगेट कट ऑफ भी आपका बहुत आसानी से क्लियर होगा अगर पेपर आप टाइमली कंप्लीट करते हैं तो इसीलिए यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर आपको 40 वर्ड्स 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 80 वर्ड्स, 8 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए लगभग 200 से 220 वर्ड्स, 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 300 वर्ड्स, 13 से 14 मार्क्स का अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, क्योंकि कुछ जगहों पे आप देखोगे प्रीवियस ईयर में 13 नंबर का क्वेश्चन भी मिला है आपको, 14 नंबर का क्वेश्चन भी मिला है, उस जगह पे आप 400 टू 420 वर्ड्स का पूरा पूरा एक आंसर लिख सकते हैं। 20 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आपको आता है तो वहां पर आपका वर्ड लिमिट 500 टू 550 वर्ड्स होना चाहिए। ठीक है, अब ये वर्ड लिमिट थोड़ी पीछे -20 +20 आप कर सकते हो, लेकिन अगर इससे ज्यादा आप लिखते हो, अगेन जो मैंने बोला, आप दूसरे क्वेश्चंस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस वर्ड लिमिट को फॉलो करते हुए चलें। ठीक है, इसी के साथ इंग्लिश ऐसे जो लैंग्वेज का पेपर है, आपको जैसे पता है कि इंग्लिश का जो लैंग्वेज पेपर है दैट विल बी 150 मार्क्स, तो वहां पर आपको ऐसे लिखने के लिए आएगा, तो वो आपको 1000 वर्ड से ज्यादा एक्सीड नहीं करना है। ट्रांसलेशन भी आएगा आपको, तो वो ट्रांसलेशन में भी, क्योंकि आपको ट्रांसलेशन को करने में समय लगेगा, इसीलिए ऐसे में आपको
इतना ही समय देना है। एंड हिंदी के ऐसे के लिए 700 to 800 वर्ड्स विल बी सफिशिएंट। ठीक है, जैसे मैंने ऐसे के लिए पिछले बार भी बताया था आपको, जो लैंग्वेज पेपर्स में होता है, लैंग्वेज पेपर के जो करेक्शन होते हैं, जो कॉपी चेकिंग होती है, इवैल्यूएशन होता है, वो टफ होता है। मतलब वो बहुत स्ट्रिक्टली चेक किया जाता है। रीजन भी, आपका ग्रामर, आपकी वोकेबलरी, आपका कंटेंट, इन सारी चीजों को एग्जामिनर देखते हैं। और आपकी जो कॉपीज का जो इवैल्यूएशन होता है, वो इवैल्यूएशन प्रोफेसर्स करते हैं जो लैंग्वेज के ही हैं। तो वहां पर वो ये बहुत ज्यादा देखते हैं कि आपने एक सेंटेंस के अंदर कितना ग्रामर, कितना वोकेबलरी, क्या क्या आपने चीजें सही लिखी हैं। तो इसीलिए जो आपके लैंग्वेज पेपर में मार्क्स कटते हैं, उसका बहुत बड़ा रीजन आपको ग्रामर, वोकेबलरी और कंटेंट होता है। ऐसे राइटिंग के लिए अगर आप सोचिए कि आपको इतने ज्यादा नंबर का ऐसे लिखने के लिए आ रहा है, तो वहां पर वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आपने कोई ब्लॉग पढ़ लिया, कोई बुक पढ़ ली और आपने उसके बाद अपना ऐसे लिख दिया। क्योंकि अगर ये इतना ही आसान होता, तो फिर उसके लिए आपको नंबर बहुत ज्यादा हर बच्चे को मिल जाते। बट वहां पर वो ये देखना चाहते हैं, अगेन, कि आप किस, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, आप करंट सिनेरियोस को कैसे कनेक्ट करके, रिलेट करके लॉ के साथ, सोसाइटी के साथ, सोशल इश्यूज के साथ कनेक्ट करके लिख सकते हो। तो वहां पर आपकी क्रिएटिव स्किल्स की बात होती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप जो ऐसे है उसके लिए एडिटोरियल्स पढ़ो। फॉर इंग्लिश एसेस आई वुड सजेस्ट कि आप इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, द हिंदू के एडिटोरियल्स पढ़ो। उससे आपको कंटेंट बहुत मिलेगा एंड उस कंटेंट को आप यूज कर सकते हो फॉर योर ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे की जो चेकिंग होती है, इन्हीं सारी चीजों पर होती है। इसलिए जो बच्चे बोलते हैं कि हमारे ऐसे में नंबर कट जाते हैं, तो जब आप ऐसे लिख रहे हैं, तो उसका जब आप ऐसे का भी जब स्ट्रक्चरिंग आप सिर्फ गाइड वगैरह से या फिर किसी बुक से, जैसे निबंध वगैरह के लिए जो किताबें आती हैं, ऐसे के लिए जो किताबें आती हैं, वहां से आप स्ट्रक्चरिंग देखो, सिर्फ फॉर्मेट देखो। वहां से आप पूरा पूरा उसे वर्बैटम कॉपी मत करो। आप सिर्फ ये देख लो कि स्ट्रक्चरिंग क्या है। अगर आप वो भी कर पा रहे हो, तो वहां पर फिर आप अपना कंटेंट खुद का डालो। ये चीजें बहुत जरूरी है। ठीक है, ऐसे के लिए भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको किन टॉपिक्स पर जनरली पढ़ लेना चाहिए, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो बिल्कुल भी आपको छोड़कर नहीं जाना है, जो आपसे बिल्कुल पूछे ही जा सकते हैं। एक तो ये, प्रीवियस ईयर्स प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए आपको करना है। दोनों के लिए ही आपको कम से कम 10 साल के प्रीलिम्स और मेंस के पेपर देखने ही देखने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ लास्ट 2 इयर्स, आपको 2 साल के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स देखने ही देखने हैं। इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, लास्ट 2 साल के आपको देखने हैं। क्योंकि यहाँ से भी आपको हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस में या डायरेक्ट कोई केस लॉ हो सकता है पूछ ले। क्योंकि हिमाचल के मेंस में और प्रीलिम्स में डायरेक्ट केस लॉ वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको इन दोनों ही जगह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सोशल इश्यूज, करंट इश्यूज एंड प्रीवियस ईयर टॉपिक्स जो हैं, ऐसे के लिए आप, एक तो सोशल इश्यूज, अगर कोई सोशल सिनेरियो चल रहा है, जैसे अभी रिजर्वेशन को लेकर टॉपिक आया। ठीक है, रिजर्वेशन का भी इतना वो चल रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन, ये वाला भी अभी टॉपिक चल रहा है। इसके अलावा करंट इश्यूज को आपको रिलेट करके, करंट इश्यूज के अंदर भी अगर आप उसे लॉ से रिलेट कर देते हो, ठीक है, अगर आप उसे लॉ से रिलेट करके लिखते हो, प्रीवियसली क्या था, अभी क्या है, सोसाइटी क्या कहती है, आपका क्रिटिकल थिंकिंग क्या कहता है, तो अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग नहीं लिख रहा है, आप उसे ऐसा थर्ड पर्सन, आप क्या सोच रहे हो, वो आपके ऐसे के अंदर रिफ्लेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो आपको प्रीवियस ईयर टॉपिक्स भी देखने हैं और सोशल इश्यूज एंड करंट इश्यूज देखने हैं। इसके अलावा ग्रामर टॉपिक्स जो आपके हिंदी में आपसे पूछे जा सकते हैं 20 मार्क्स में, मुहावरे, पर्यायवाची शब्द, वाक्य शुद्धि, संधि, शब्द शुद्धि, तत्सम और वोकैबुलरी, ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो आपसे ग्रामर पोर्शन में पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि 10th और 12th में जो हिंदी ग्रामर यूज की जाती है बोर्ड्स में और सीबीएसई में, आप उसको रेफर कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पर हेल्प कर लेगी। इसके अलावा बहुत सारी किताबें आती है, हिंदी साहित्य, हिंदी ग्रामर करके एक किताब आती है, जो जनरली 10th और 12th के बच्चों के लिए आपको एनसीईआरटी, आप किसी भी अगर उस पर जाएंगे बुक स्टोर पे तो आपको मिल जाएगी। तो आप उसके लिए, इस पोर्शन के लिए वो बुक को रेफर कर सकते हैं।
इसी के साथ आपका जो टाइम टेबल होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप लॉ सब्जेक्ट्स, लैंग्वेज और लोकल लॉ, लॉ सब्जेक्ट वो कॉमन सब्जेक्ट जो हर स्टेट में पूछे जाते हैं, तो वो लॉ सब्जेक्ट्स एक मेजर कोर सब्जेक्ट्स हैं आपके। उसके साथ साथ आपको लोकल लॉज भी पढ़कर जाना है, तो वो लोकल लॉज आपको साथ में पढ़ना पड़ेगा डेली, तब जाके आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आपको लॉ सब्जेक्ट्स के लिए जैसे मैंने बताया 6 आवर्स डेली आपको देने ही होंगे। ये तो आपको करना ही होगा। अगर आप बहुत सीरियस हैं और हिमाचल का पेपर निकालना चाहते हैं, तो आपको ये डेली का रूटीन फॉलो करना ही होगा। आपको सीपीसी के लिए 8 डेज लिमिटेशन और सीपीसी आप साथ में चला सकते हैं। तो आपने 3 घंटे सीपीसी को दिए, 3 घंटे लिमिटेशन को दिए, ये आपका 8 से 10 डेज में कंप्लीट किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इससे भी पहले, किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले आई वुड सजेस्ट कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख रहे हो। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को नहीं देख रहे हो, तो आपके लिए बहुत हे वायर्ड होगा पूरे सब्जेक्ट को पढ़ना। आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा ये समझना कि मुझे सीपीसी को कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, एंड यू विल एंड अप मेकिंग नोट्स फॉर एवरीथिंग एंड यू विल कीप राइटिंग आंसर्स ऑफ एवरी क्वेश्चन। इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां तक आई बात समझ में? अब सीपीसी और लिमिटेशन को आप साथ में पढ़ते हुए चलेंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पिनल कोड, इन दोनों को आप 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ये तो मैं आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स बता रही हूँ जो आप उतने टाइम पीरियड में खत्म कर सकते हैं, अगर मैं आज से समय को कैलकुलेट करूं तो। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट, ये दो सब्जेक्ट्स आप साथ में पढ़ सकते हैं। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इंडियन पिनल कोड, अगर आपका पोर्शन वहां से बच जाता है तो आप, मैंने इसलिए आईपीसी दोबारा यहाँ पर लिख दिया है, तो आप इन दोनों को साथ में 8 8 डेज यहाँ पर दे सकते हो। अगर आप वहां पर साथ में नहीं पढ़ पा रहे हो एविडेंस एक्ट के, तो आप अगर अलग से टाइम देते हो आप, तो आपको 8 डेज का समय लगेगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, क्योंकि यहाँ से टेक्निकल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 6 डेज का टाइम लिखा हुआ है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 8 डेज, फॉरेस्ट एक्ट, एचपी रेंट कंट्रोल एक्ट, इन दोनों को आप साथ में पढ़ सकते हैं। एचपी रेंट कंट्रोल, जैसे मैंने बताया, यहाँ से जो बाइफर्केशन है, जो वेटेज है क्वेश्चंस का, वो काफी ज्यादा है, इसलिए आपको इस एक्ट को और इन दोनों को ही अच्छे से पढ़ना है। फॉरेस्ट एक्ट, वाइल्ड लाइफ एक्ट, ये दोनों थोड़े से लेंदी हैं, तो यहाँ पर 8 डेज का समय आपको लगेगा। पॉक्सो एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, यहाँ पर आपको 5 दिन का समय लगेगा। जे पॉश 5 डेज। एक्साइज एक्ट थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा बड़ा है, कहीं कहीं पर लैंग्वेज भी थोड़ी टेक्निकल है, तो आपको बैरिक पे फोकस करते हुए पढ़ना है, आपको 5 दिन का समय लगेगा। एचपी स्टैम्प एक्ट, एचपी कोर्ट एक्ट, 6 डेज का समय आपको यहाँ पर लगेगा। इसी के साथ साथ, अच्छा मैंने तो यहाँ पर आपको ये बताया कि आपको लॉ सब्जेक्ट्स के लिए 6 आवर्स डेली देने हैं। ठीक है, 6 आवर्स डेली आपको देने ही है। आपके जो पूरे 24 घंटे हैं, उसमें से 6 घंटे मिनिमम, नॉट मैक्सिमम, मिनिमम 6 घंटे आपको अपने लॉ सब्जेक्ट्स, दैट मीन्स कोर सब्जेक्ट्स के लिए देने ही देने हैं। ये तो आपको बिल्कुल करना ही है अगर टाइमली कोर्स कंप्लीट करना है तो। इसी के साथ लोकल लॉस के लिए डेली आपको, अपार्ट फ्रॉम दो 6 आवर्स, यू हैव टू डेडिकेट 1.5 आवर्स to 2 hours daily for your these subjects। ये आपको साथ में चलाने होंगे, तब जाके आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। ठीक है, एंड फॉर लैंग्वेज पोर्शन आपको डेली 1.5 आवर्स देने। अब आप ये कर सकते हैं कि लैंग्वेज वाला पोर्शन आप सुबह कर ले, तो इसमें आपका ऐसे, ट्रांसलेशन, ये तीनों चीजें कवर कर सकते हो। ऐसे जरूरी नहीं है कि आप रोज लिखो, आप 3 ऐसे वीक के डेडिकेट कर सकते हो टाइम वहां पे लिखने के लिए। जैसे आपने एक दिन इंग्लिश ऐसे लिख लिया, एक दिन आपने हिंदी का ऐसे लिख लिया। ट्रांसलेशन आप रोज प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन के लिए आप रोज आधा घंटा दे सकते हैं, एक दिन इंग्लिश कर लिया, एक दिन हिंदी कर लिया। ग्रामर के लिए आप ऐसे डेज डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मंडे टू वेडनेसडे आपने ऐसे एंड ट्रांसलेशन किया, एंड देन थर्सडे टू सैटरडे आपने ग्रामर कर लिया। तो ये भी आपका तरीका हो सकता है, इतना समय आप इस तरीके से डिवाइड करके दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको करना ही है, यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है अगर आप सिर्फ लॉ सब्जेक्ट करते रह जाएंगे और ये वाला पोर्शन छोड़ देंगे।
या सिर्फ आप लोकल लॉ और आपका लैंग्वेज पेपर कर लेंगे, या कोई भी एक पार्ट आपने अगर छोड़ा, तो आपका जो एग्रीगेट है, आपका जो मार्क्स है, वो बहुत ज्यादा इससे अफेक्ट हो जाएगा। तो पहली चीज तो ये, जब आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, तो जनवरी, पूरा जनवरी आप प्रीलिम्स एंड मेंस पे फोकस करते हुए चलोगे। प्रीलिम्स एंड मेंस पे फोकस करने का मतलब ये नहीं है कि आपको आंसर राइटिंग ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। प्रीलिम्स एंड मेंस पे फोकस करने का मतलब ये है कि जब आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो आप सबसे पहले ये देखें कि प्रीवियस ईयर में उस टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या है। अगर लग रहा है कि वो कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, वहां से हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, असर्शन रीजनिंग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में वो मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपको प्रीवियस ईयर पेपर से समझ में आएगी। वो चीज करने के बाद, आपने जब वो पूरी एक्टिविटी कर ली, उसके बाद ही पढ़ना स्टार्ट करिए। अगर आपने पढ़ना शुरू करा, तो जैसे कि मैंने बताया, आप सारी चीजों के नोट्स बनाते रहेंगे। तो सबसे पहले तो प्रीलिम्स और मेंस का एनालिसिस करिए, और देखिए कि कितना टॉपिक कहाँ से कैसे पूछा जा रहा है। ठीक है, वो चीज आपने करी। इसके बाद आप कॉन्सेप्ट वाइज उस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, अपने बेरिक्स का यूज करिए, अपने नोट्स का यूज करिए, और अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ते हैं, तो वहां के लेक्चर्स को भी आप यूज कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आंसर राइटिंग, जो बच्चे को लग रहा है कि वो इतना ज्यादा आंसर राइटिंग के लिए समय नहीं दे पा रहा है, डोंट वरी, आप सिंपल सिनॉप्सिस एंड शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चल सकते हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी जिन्होंने आधे सब्जेक्ट्स करे हैं, पूरा नहीं पढ़ा है, तो वो स्टूडेंट्स को अगर लग रहा है कि वो प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कैसे करेंगे, तो उनके लिए आई वुड गाइड कि आप एक काम कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप सिनॉप्सिस और शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलें, सारे टॉपिक्स का जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उससे एटलीस्ट ये होगा कि आपको आइडिया रहेगा कि मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक से प्रीलिम्स के लिए कैसे पढ़ना है और मेंस के लिए कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो आप जनवरी तक पूरा प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से पढ़ेंगे। आपका जो फेब्रुअरी मंथ है, फेब्रुअरी में आप सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करेंगे। योर फोकस शुड बी ऑन प्रीलिम्स, क्योंकि यहां पर आपको डायरेक्ट केस लॉ, recent एंड लैंडमार्क, प्लस लोकल लॉस, इन सभी पे फोकस करना है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपना जो फेब्रुअरी है, वो पूरा पूरा प्रीलिम्स को डेडिकेट करो। एंड आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए जिसके अंदर आप अपने सारे ऐसे टॉपिक्स को लिख रहे हो जो आपके वीक सब्जेक्ट्स है, एंड आप वहां पर टॉपिक्स लिख रहे हो, जो टॉपिक्स आपने, जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट खत्म किया, सैटरडे एंड संडे शुड बी द डे जहां पर आप पूरे वीक का रिवीजन कर रहे हो, एंड साथ में आप वहां पर प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को भी मार्क कर रहे हो कि प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, और आप मॉक्स भी लगा सकते हो। मॉक्स के बाद जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं, उनके टॉपिक्स को लिखो, एंड उन टॉपिक्स को देन एंड देयर मॉक कंप्लीट करने के बाद रिवाइज करो। तब जाके वो जहन में बैठेगा आपके, वो तब जाके आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठेगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको ये भी पता होने चाहिए कि कौन से टॉपिक्स हैं जिस पे आपको और मेहनत करने की जरूरत है प्रीलिम्स के हिसाब से। क्योंकि अगर आप मेंस का ही पार्ट करते रह गए, जो आपका फर्स्ट स्टेज है वही मिस ना हो जाए। ठीक है, तो आपको कोशिश ये करनी है कि जब आप मॉक्स लगा रहे हो, तो आपका जो स्कोर है वो 115 प्लस आए या 120 प्लस आए। ये क्वेश्चन जब आप सही करोगे, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। प्लस क्योंकि जो मॉक्स होते हैं, जो मॉक्स बनाए जाते हैं, उनका लेवल ऑफ डिफिकल्टी होता है वो ज्यादा ही होता है। तो इसीलिए अगर आप ये स्कोर कर रहे हैं, तो यू आर एट अ सेफ प्लेस। और अगर यहाँ पर आपको लग रहा है कि आपसे कोई गड़बड़ी हो रही है, इन दैट केस आप उन सारे टॉपिक्स को लिखें, और फिर आप क्या करोगे, उन सारे टॉपिक्स को वापस से रिवाइज करोगे। ठीक, आपको इस तरीके से अपनी पूरी प्रिपरेशन को, टाइमलाइन को फॉलो करना होगा, रूटीन को फॉलो करना होगा, ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होगी। उसी के साथ आप फिर हिमाचल के लिए पूरे तरीके से तैयार हो पाएंगे। अगर आपने किसी भी पोर्शन को
लाइटली लिया, या फिर लैंग्वेज पार्ट को भी अगर आपने लाइटली लिया, तो हो सकता है कि आपके मेंस में, क्योंकि आपको यहाँ पर इंडिविजुअल कट ऑफ भी निकालने हैं, तो हो सकता है अगर आपने टाइम मैनेजमेंट सही नहीं किया या आपने किसी भी सब्जेक्ट को लाइटली लिया, आपका इंडिविजुअल कट ऑफ फंस सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है, डेडिकेट करें, डे को अपने प्लान करें, पूरे दिन में आप क्या पढ़ने वाले हो। सुबह उठते से ही आपको बस ये डिसाइड करना है कि आज मैं इतने टॉपिक्स करूंगा, आज मैं इतना लैंग्वेज पार्ट को इतना टाइम दूंगा, मुझे कोर सब्जेक्ट्स को इतना टाइम देना है, लैंग्वेज पार्ट को इतना टाइम देना है। जब ये आप सुबह उठ के पूरे दिन का प्लान बना लो, एंड रात को जब वो हो जाए उस पर टिक लगाओ, उससे ये होगा आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा कि यार आज आपने जो सोचा था उतना पोर्शन आप कंप्लीट कर पाए। तो वो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का काम करता है। एंड नेक्स्ट डे के लिए जब आपने पूरे दिन में जो भी पढ़ा है उसको सुबह उठ के एक बार रिवाइज करें, एंड सोने से पहले वापस रिवाइज करें। इससे जब आप बार बार वो नजिंग होगी, बार बार जब आप उस चीज को पढ़ोगे तो जाके वो आपके दिमाग में बैठेगी। वो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आपको लग रहा होगा कि यार कैसे होगा, कैसे कंप्लीट कर पाएंगे, इतना कम समय है प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, बाकी बच्चे भी कर रहे हैं। जो आपके लिए टफ है वो सबके लिए टफ है। यहाँ पर मैटर सिर्फ कंसिस्टेंसी का है, एंड इफ यू आर एबल टू डू दैट, आपका एग्जाम बिल्कुल निकल सकता है। ठीक है। अगर आपको कोई और भी क्वेरी होती है, या फिर लग रहा है कि किसी चीज पे क्लैरिटी चाहिए, या कुछ पूछना है, या फिर इस शेड्यूल को लेकर ही आपको कोई कंफ्यूजन है, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, एंड आई रिवर्ट ऑन ऑल द कमेंट्स। सो ऑल द बेस्ट, आराम से पढ़ो और आप इस एग्जाम को बिल्कुल निकाल सकते हो। थैंक यू।